Hello students, I hope you all are doing good and safe at your home and also enjoying the physics classes from here. In our previous class, we have studied the basics of conductor, insulator, dielectrics and in detail study of conductors, behavior of conductors in the external electric field कि कंडक्टर आपके कैसा बिहेव करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए हम जाना चाह रहे हैं कैपेसिटर की तरफ एंड कैपेसिटर इज आल्सो बिहेव्स लाइक कंडक्टर्स, ठीक है, तो जिनकी कैपेसिटेंस थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो कंडक्टर्स को हमने पढ़ लिया, बट उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को और ज्यादा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये क्लास को समझना बहुत जरूरी है। सो दिस क्लास मेन फोकस टूवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जो हमने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करके बताया था। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं हमारे नए मटेरियल से, दैट आर योर व्हाट आर योर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम डाइलेक्ट्रिक्स को समझ लेते हैं, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर ब्रीफ में हम कहना चाहिए व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, तो हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक्स आर दी नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स या सब्सटेंसेस, ठीक है, बट when placed in external electric field they becomes conductor। बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है, they becomes conductor। और वैसे तो ये नॉन कंडक्टर हैं, वैसे तो ये इंसुलेटर हैं, बट अगर हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, जैसे हमने लास्ट क्लास में कंडक्टर को रखा था, तो ये क्या बन जाएंगे, आपके कंडक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से इस मटेरियल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो कंडक्टर तो हमें जो दिया गया है वैसा ही बिहेव करेगा, कैसा भी कंडक्टर, कॉपर अपनी उसकी प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम की अपनी है, ठीक है, सिल्वर की अपनी प्रॉपर्टी है, बट डाइलेक्ट्रिक सारी मटेरियल जिसकी हम कंडक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी खास बात है और यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो हमें हेल्प करेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ज्यादा इंक्रीज करने में, ताकि हम उसकी कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो चलिए डाइलेक्ट्रिक्स एग्जांपल तो मैंने पहले बताई दी है आपको, बहुत सारे एग्जांपल है, एयर, माइका, ठीक है, ग्लास, है ना, एयर वाटर, ये सब आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। ओके, तो अभी डाइलेक्ट्रिक्स की थोड़ी थोड़ी बेसिक्स और आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं मेनली, ठीक है। सो मेनली टू टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। वन इज योर वेरी गुड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, और सेकंड आपके ये होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है, नॉन पोलर, सेकंड वन इज योर नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ना, पोलर, नॉन पोलर, ये केमिस्ट्री में शायद आप पढ़ते होंगे, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन मॉलिक्यूल, भाई है तो मटेरियल ही ना। तो इस मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, दैट आर मीन, यहां पे लिख लो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो कुछ भी जिससे जो बना है मटेरियल, आर पोलर इन नेचर, ठीक है, आर पोलर इन नेचर। अभी पोलर का मीनिंग भी समझना है, रुकिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी किसी भी मटेरियल से बना है, ये आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। हम डाइलेक्ट्रिक्स को ब्रीफ में पढ़ चुके, उसको थोड़ा इलेबोरेट कर रहे हैं। अब हम कौन से यूज करेंगे, हम पोलर यूज करेंगे या नॉन पोलर यूज करेंगे कैपेसिटर में, ठीक है, क्यों यूज करेंगे समझिए धीरे धीरे, ठीक है। तो पोलर कौन से मॉलिक्यूल है, मटेरियल कौन से हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, ठीक है। जो नॉन पोलर मटेरियल कौन से हैं, जो नॉन पोलर से बने हुए हैं। अब पोलर का मतलब क्या होता है, देखिए पोलर का मतलब, हाँ, सो पोलर का मतलब हुज सेंटर, मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा एग्जांपल लेके, लिख लीजिए, हुज सेंटर ऑफ पॉजिटिव
and negative charges are separated by, ये ऐसे लिख लो, are separated by some distance, ठीक है, separated by some distance, they are polar molecules, ठीक है। यहां पे लिख लो who center of positive and center of positive and negative charges are coincides, coincides लिख लो, यहां पे लिख लो does not coincides, ठीक है। does not coincides का मतलब मैंने पहले ही आपको लिख दिया, coincides का मतलब क्या होता है कि यो एक ही पॉइंट पे नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर कहीं और है, नेगेटिव सेंटर कहीं और है, मींस जैसे डाइपोल नहीं होता आपका, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहता, दे आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। वो ओवरलैप करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो यहीं से आप समझ सकते हो वैसे तो कि अगर चार्जेस के बीच का कोई डिस्टेंस ही नहीं है ऑपोजिट चार्जेस के बीच का, तो डाइपोल ही तो है ही नहीं, डाइपोल मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डाइपोल मूवमेंट कुछ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी यहाँ पे, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख लो, इनकी ये है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे होती है, कौन से मॉलिक्यूल है, रुकिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। ये कौन से हैं, यहाँ पे नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, इनकी कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होती नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, क्योंकि ये चार्ज सेपरेटेड नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो डाइपोल मूवमेंट तो कैसे होगी, ठीक है। सो यो इनकी एग्जांपल है नॉन पोलर की, मैं यहां लिख रहा हूं H2, ठीक है। आप लिख सकते हो H2N2, आप इसकी एग्जांपल है आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, ठीक है बेटा। तो उसके बाद ये नॉन पोलर की एग्जांपल्स हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप O2 भी लिख सकते हो। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास H2O, ठीक है, CO, H2O, ठीक है, H2O, और कौन सी एग्जांपल है इसकी, H2O, HCl, ठीक है, CO2 भी है, ठीक है। सो ये आपके कौन से मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। ये केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ते होंगे, फिजिक्स में इसका यूज करते हैं, तो फिर भी मैं आपको इनका थोड़ा सा कंपैरिजन इलैबोरेट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई इनकी वजह से ही तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगी, वो उन्हीं को तो हम यूज करते हैं ये मेमोरी कार्ड स्पेस में, ठीक है, हार्ड डिस्क में। उनकी वजह से तो हमारे पास मेमोरी यूनिट बनती है, स्टोर होते हैं, डाटा स्टोर करते हैं डाइपोल मूवमेंट्स में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक है, तो अभी इलेक्ट्रिक समझ लीजिए, मैग्नेटिक तो अपने आ जाएगा, ठीक है। सो ये कौन सी एग्जांपल आपके पोलर मॉलिक्यूल की, और ये सब पॉइंट्स के बीच में लिखे कि इनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट कैसे होता है। देखिए इनके स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। अगर वाटर में एग्जांपल लूं तो वाटर का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे एंगल कितना होता है, 105 अप्रोक्सीमेट एंगल होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स होंगे, ठीक है, एक ऑक्टेट पूरा करता है ये, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये सब पढ़ रखा है आपने, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। तो ये यहाँ पे अगर इस मॉलिक्यूल की, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर, HCl बनाओ, CO2 बनाओ, कोई भी बनाओ भाई, नो प्रॉब्लम। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसके स्ट्रक्चर के कारण, है ना, तो इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ ओरिजिनली पहले से ही होती है। क्यों होती है ये देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इनको फिर इनका जो नेट रिजल्ट आएगा 2 वेक्टर्स का, वो बीच में आएगा। सो दिस इज योर इसको ऐसे लिख लो, दिस इज योर P वेक्टर। व्हाट इज P वेक्टर, P वेक्टर इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ये 2 वेक्टर्स हैं, इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट इसकी
इसकी भी, दोनों की नेट कहां पे आएगी, इनके बीच में रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फॉर H2O मॉलिक्यूल वाटर के लिए। तो इनकी भी है, सभी की है। पर यहाँ पे देखिए H2N2, यहाँ पे H2N2, H2 ड्रा कर लो, N2 ड्रा कर लो, ठीक है, कोई भी ड्रा कर लो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे तो बात ही हो सकती है, ठीक है, किसकी, डाइपोल मूवमेंट की। यहाँ पे कोई ओरिजिनल डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, ठीक है बेटा, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इनकी तो ऑलरेडी ही डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे इसको लेके जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल को यहाँ से इरेज कर दो। अब ये पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आगे लिखो। अगर मान लीजिए ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 कितने भी एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे वाटर के से इसमें वाटर डाल दो, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। और सबकी अगर मैंने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, अब मैं दोनों का चेक कर रहा हूं बिहेवियर इनसाइड दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की हुई, वाटर एज सच जैसे है, तो क्या होता है, तो उनकी जो, जैसे मान लीजिए ये आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव है, यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव है, क्योंकि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव पहले ही सेपरेटेड हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है नॉन पोलर में, पोलर में है, ठीक है। सो पोलर की परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो चाहे वो ना हो, एक मॉलिक्यूल की। तो इसकी है डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन क्या होगी आपको पता है, टूवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है, ठीक है, यो ऐसे पड़ा हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं कहना क्या चाहता हूं भैया आपको कि कोई मॉलिक्यूल कैसे है, कोई मॉलिक्यूल कैसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी मान जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सब रैंडम डायरेक्शन में है, सब रैंडम डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो सेम है, सबकी डाइपोल मूवमेंट सेम होगी वाटर की, ठीक है। तो एक की डायरेक्शन देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन से नीचे होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। तो आपस में अगर नेट डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे कितनी होगी भाई, 0 होगी। इसलिए तो वाटर जो है आपका वो एज सच आपका इंसुलेटर रहता है, वो कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी नेट डाइपोल मूवमेंट क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। क्योंकि नेट रैंडम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी डाइपोल मूवमेंट है, किसी की डायरेक्शन किस साइड, किसी की डायरेक्शन किस साइड, सबकी डायरेक्शन आपस में कैंसल आउट हो जाती है। इसी मॉलिक्यूल को अगर इसी में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं बाहर से, यही स्ट्रक्चर है, इसको मैंने अब एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तब क्या होगा भाई, हर डाइपोल आर्टिकल यूज होगा यहाँ पे, जो प्रीवियस आर्टिकल करके आए हम, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, ठीक है, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है भाई। इतना फिजिक्स पढ़ो कि आप फिजिक्स के अंदर तक चले जाओ, तब आपको बातें समझ में आएंगी, इजीली समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज हो रहा है जो हमने बड़ी यूनिफॉर्म फील्ड बना के डाइपोल रखा था किसी एंगल थीटा पे, तो डाइपोल आपका रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आया था, तो भी वही चीज है, तो वही चीजें अभी हमने आपको जूम करके अलग अलग टॉपिक से समझाया, बट ये टॉपिक बीच में लगते हैं रूटीन में, ठीक है। तो ये डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या होगा, डाइपोल कहीं भी हो रोटेट हो जाएगा, कहाँ जाएगा, घूम के कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। क्लास में यहाँ पे टीचर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर टीचर, एग्जाम्पल, डाइपोल्स आर स्टूडेंट्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, टीचर क्लास में नहीं है, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, डाइपोल्स हैं, वो आपकी रैंडम डायरेक्शंस में इधर उधर घूम रहे हैं, तो अनस्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्लास में टीचर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, तब सारे डाइपोल
कि जो डाइपोल मूवमेंट्स है वो सीधी हो जाएगी टूवर्ड्स टीचर। मींस ये सभी डाइपोल्स आपके कितने बनाए, मैंने 6 बनाए थे, ये सभी के सभी डाइपोल्स टॉर्क लगने के कारण रोटेट होकर के आ जाएंगे आपके along the directions of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी, मीन सबके डाइपोल मूवमेंट्स ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन में टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है और बड़ा मजा आएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। तो टॉर्क लग रहा है हर एक डाइपोल पे, रोटेट होने के बाद वो आप स्टेबल पोजीशन में आ रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी यहाँ पे देखिए सब स्टूडेंट एक ही डायरेक्शन में है, जैसे क्लास लग रही है, स्टूडेंट बैठे हैं टूवर्ड्स टीचर, ठीक है, ये वही पोजीशन है। तो मिनिमम एनर्जी उसकी उस वक्त स्टूडेंट्स के पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई टीचर की आगे के बिना इधर भाग नहीं सकता। सो मिनिमम एनर्जी है, स्टेबिलिटी उनकी मैक्सिमम है, क्लास अच्छे से डिजाइन हो रही है, लग रही है। ठीक है, सो दिस इज योर नेट डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे लगेगी फॉर पोलर मॉलिक्यूल। अब देखिए एज सच तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, बट अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना रखा जाए, ठीक है, तो वो सब डाइपोल मूवमेंट्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो डाइपोल मूवमेंट नेट आ जाती है, उतनी ही आती है जितनी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की उनके पास पहले ही है परमानेंट, कुछ एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं होता। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे नॉन पोलर में क्या होता है आपका भाई, नॉन पोलर में मैंने आपको पहले ही समझाया कि इनकी कोई भी डाइपोल मूवमेंट नॉन पोलर में, हाँ, नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, यानी कि कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है। मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया H2, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, दिस इज योर पॉजिटिव, H2 है ना, 2 पॉजिटिव होंगे तो 2 से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मींस यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाई, तब ये डाइपोल मूवमेंट की 0 है। ये तो हमने पहले ही बताया आपको। और 0 क्यों है, ये देखिए, ये फर्स्ट हाइड्रोजन का सिस्टम, ये सेकंड हाइड्रोजन का सिस्टम, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपस में क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है। बट अगर मैं इसी डाइपोल को, इसी मॉलिक्यूल को, H2 को, ये H2 है, ठीक है, अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखूं तो क्या होगा, तो मान लीजिए ये रही आपकी एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, तो फील्ड लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, हर डाइपोल पे क्या लगेगी, F इक्वल टू क्यू फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो क्यू फोर्स लगने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड चले जाएंगे आपके, लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आपके ऑपोजिट, ये पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे F इक्वल टू माइनस E, हर दोनों इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स आपकी उस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो आपका ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स आपके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या बनेगी आपकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, कंबाइंड मॉलिक्यूल के सेपरेट किए हमने, यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेटेड थे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी इसकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट थी, यहाँ पे कोई परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं थी, ये कैंसिल हो रही थी डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे से। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, वैसे ही इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव मींस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली गेट सेपरेटेड, ये पूरे सेपरेटेड हो गए, यहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, -2e चार्ज प्लस 2e चार्ज, वो ये डाइपोल मूवमेंट होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स इधर क्यों गए, ड्यू टू दिस फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस फोर्स पॉजिटिव इधर क्यों आए, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आई है भाई। ठीक है, और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हर मॉलिक्यूल की पहले से थी, यहाँ पे हर मॉलिक्यूल्स की
पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एडिशनल इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड योर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मींस पहले तो कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तब इसकी डाइपोल मोमेंट आ गई, ठीक है बेटा। तो ये फायदेमंद है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ तो डाइपोल मोमेंट पहले से थी और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद वैसे ही फिर से बना लिया हमने, ठीक है। कोई एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे एडिशनल हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट पहले से नहीं है। इस केस में इसको जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, यहाँ पे एडिशनल डाइपोल मूवमेंट आनी शुरू हो गई, ठीक है। सो दिस इज योर कॉल्ड योर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। सो दिस पोलर मॉलिक्यूल का, सो दिस आर दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको यूज कर दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट फॉर कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर में, बिकॉज टू इंक्रीज दी कैपेसिटेंस, ठीक है। ओके, क्यों है? बिकॉज ऑफ additional change in the electric dipole movement, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल चेंज आया डाइपोल मूवमेंट का, दैट इज योर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड मतलब जो इसका ओरिजिनल नहीं है, जो किसी के कारण इंड्यूस्ड हो गई, ठीक है। दैट इज योर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी उसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलिए बिहेवियर अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स को पढ़ लिया, पोलर नॉन पोलर कौन से हमें यूज करने हैं, ठीक है। कैपेसिटर्स में आपको पता चल गया, दे आर योर नॉन पोलर, ठीक है। तो क्यों यूज करने हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा पोलराइजेशन पढ़ लें कि डायरेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन कैसे करते हैं। अब हम बीच में रख के दिखाते हैं आपको, जैसे कंडक्टर को रख के दिखाया था प्लेट्स के बीच में। सो दिस इज योर पॉजिटिव प्लेट, दिस इज योर नेगेटिव प्लेट, दिस इज योर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज योर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहले हमने प्रूव कर रखा है गॉस थ्योरम से। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू पैरेलल शीट्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस सेम के लिए भी कर रखा है, ठीक है। सो इतनी वैल्यू होगी, है ना। अब हमने क्या करना है? डाइलेक्ट्रिक को इसमें रख देना है। ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं हम भाई? वेरी गुड। Which one is dielectric? Is this is your non-polar dielectric? अब non-polar यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो चलिए भाई, हर पता ही आपको जैसे हमने अभी डायग्राम बनाया था यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो आपका ये हर एटम मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, तो उस पे क्या होगा? यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। भाई जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड हो जाए ना, दैट इज योर पोलराइजेशन, जो इस केस में हुआ था। हमने किया था अभी नॉन पोलर केस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर चले गए थे, दैट इज योर डाइपोल मोमेंट बन गई थी, क्रिएट हो गई थी डाइपोल मोमेंट। अपने आप नहीं थी पहले मॉलिक्यूल के पास, बट हमने क्रिएट कर दी एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद, ठीक है। वो ऐसे ही कुछ यहाँ पे करना है। तो हर एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद आपके नेगेटिव चार्जेस, ये मान लीजिए 1 2 कितने भी बना लो यार, नो इशू, 2 3 तो बना लो, कम से कम 3 बना लो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने भी बना लो, ठीक है।
भाई हर एक में क्या होगा आपका, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे ही चलता जाएगा, हर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कितने भी बना लो यार, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने आपको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का करके बताया था इस केस में, नॉन पोलर के केस में, ठीक है। सो नेगेटिव पॉजिटिव, हर नेगेटिव चार्ज हर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, F इक्वल टू QV, F इक्वल टू माइनस QV नेगेटिव चार्ज अगर है, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है ऐसे इस डायरेक्शन में आएंगे, दैट इज F इक्वल टू प्लस QV, तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो क्या होगा भाई, तो ये नेगेटिव लास्ट वाले नेगेटिव को छोड़ करके ये लास्ट वाले पॉजिटिव को छोड़ करके, मींस कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, छोड़ करके जो बीच में सारे नेगेटिव पॉजिटिव है दे गेट्स कैंसल्ड आउट विद ईच अदर। कैसे, ये पॉजिटिव इस एंड में है, इसका इस एंड में है पॉजिटिव, ये सॉरी इसका नेगेटिव इस एंड पे है, इसका पॉजिटिव इस एंड पे है, ये दोनों बहुत क्लोज हैं, तो इन्हें ओवरलैप होके नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, दे गेट्स कैंसल्ड विद ईच अदर। तो ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल, तो ये कैंसल ये कैंसल, ऐसे भी बीच में जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स हैं सबके नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, और वी आर लेफ्ट विद दिस साइड A, this side B, we are left with the negative charge at the left end A and positive charge at the left end B inside the dielectric, ठीक है। अब देखिए अंदर वाले तो सारे कैंसिल हो गए, जो साइड कॉर्नर वाले बचे तो नेगेटिव उधर अट्रैक्टेड हो गए और पॉजिटिव इधर अट्रैक्टेड हो गए, तो बीच में क्या हुआ, इन बिटवीन दी मटेरियल यहां पे क्या होगी भाई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, दैट इज योर EP। व्हाट इज EP? EP इज योर, यहां पे लिख लो, E0 तो हमें हमारे पास है ही, E0 इज योर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में तो हमने रखा ही है मटेरियल को, ये अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए दिस चार्ज सेपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड योर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, दैट इज योर कितनी होगी, सिग्मा P लिख लो, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मैंने पहले ही बताया भाई, चार्ज सेपरेट होना, पोलराइजेशन होना, ये नेगेटिव इस एंड पे चलेंगे और अंदर डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव ये रहे पॉजिटिव ये रहे, तो इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, दैट इज जो हमने यहाँ पे बात की थी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड हाइपर मूवमेंट EP, ठीक है, ये EP, सिग्मा P क्या है आपका, सो दिस इज योर सिग्मा P, ब्लू पेन से लिख लो इसको, सो दिस इज योर सिग्मा P, यहाँ पे सिग्मा P इंड्यूस हो गया दोनों इलेक्ट्रिक्स के अंदर कॉर्नर पे, दैट इज योर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसे सिग्मा है, सिग्मा तो हमने कंसीडर की हुई है पहले से, है ना। सो सिग्मा P इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन या इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये हमें पहले से पता है, ये अप्लाइड इधर है और इंड्यूस्ड इधर है, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी रहेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट लिख लो इसको, दैट इज योर E0 माइनस EP, क्लियर बेटा। दिस इज कॉल्ड योर
reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड। reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? E नॉट अप्लाइड। जैसे ही पोलराइजेशन हो गई उसकी दूसरी ऑपोजिट साइड पे क्या प्रोड्यूस होगी? पोलराइजेशन के कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कम हो गई, डिक्रीज हो गई। सो दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड called reduced value of electric field and is given by sigma over epsilon naught minus sigma p over epsilon naught, that is sigma minus sigma p over epsilon naught. So this is called your reduced value of electric field inside the डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ रेड्यूस्ड हो गई है। ठीक है बेटा, सो दिस इज का मतलब क्या होता है डाइलेक्ट्रिक के साथ एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद, तो ये होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रिड्यूस्ड हो जाती है। तो कितनी रिड्यूस्ड होगी? कितनी? पोलराइजेशन अप्लाई से पोलराइजेशन को माइनस कर दो। ठीक है, सो ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी इसकी रिलेटेड एक टर्म है जो हम पढ़ेंगे बार बार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये पहले भी पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के विद रिस्पेक्ट टू योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होते हैं? रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन को कैसे करते हैं? अप्लाइड ओवर रेड्यूस्ड। ठीक है बेटा, और अप्लाइड आपकी कितनी है? ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और रेड्यूस्ड कितनी है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। दैट इज योर के की वैल्यू सिग्मा ओवर सिग्मा माइनस सिग्मा पी। और आपको क्लियरली पता है आपकी जो ई नॉट है वो आपका ई रेड्यूस्ड से ज्यादा है, दैट मीन्स ई नॉट ओवर ई रेड्यूस्ड इज ग्रेटर देन 1। तो इसकी वैल्यू कितनी है? k। तो k जो डाइलेक्ट्रिक है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है आपका। दिस कैन नेवर बी लेस देन 1, चाहे मटेरियल वो आपका कौन सा भी हो, वाटर हो, एयर हो, ग्लास हो, कोई भी एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, उसकी जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन 1। वो कभी भी लेस देन 1 नहीं रहती। ठीक है बेटा, सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो मटेरियल की गिवन वैल्यू होगी हमें दी गई होगी न्यूमेरिकल्स में या किसी भी फिक्स वैल्यू है मतलब। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो ऑफ अप्लाइड टू द रिड्यूस्ड। अप्लाइड की वैल्यू, रिड्यूस्ड की वैल्यू, सिग्मा एप्सिलॉन कैंसिल, तो ये होगा k की वैल्यू। ठीक है, अगर हमें 4 डेंसिटीज गिवन है तो k निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो हमको ये पता है कि अप्लाइड फील्ड ज्यादा होगी रेड्यूस से, ये तो कम होगी, ये ज्यादा है, तो इसको नीचे ले आओ। सो दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, यहाँ 1 रह गया, तो दिस रेशियो इज कॉल्ड योर k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड इट्स वैल्यू कैन नेवर बी लेस देन 1। क्लियर बेटा? तो इसी की वजह से k की वैल्यू 1 होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक को अंदर रखते हैं हम कैपेसिटर के, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सो बेटा ये बेसिक सा पढ़ा हमने डाइलेक्ट्रिक्स का, कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। पोलर का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है क्योंकि पोलर में तो पहले ही 4 सेपरेशन है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जितनी उसकी पहले ही डाइपोल मूवमेंट है, जितनी उसकी पहले ही है ना, उतनी ही डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद आएगी। अगर नॉन पोलर को हम यूज करते हैं, नॉन पोलर में पहले से कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है, बट अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल मूवमेंट निकल के आती है, जिसका हम यूज करते हैं कैपेसिटर्स में। ठीक है, याद रखना कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक तो यूज होते ही है, पर होते कौन से हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो भाई बहुत यूज है इनका, तो यूज करके बताया आपको। इलेक्ट्रिक अगर हम अपना उसके अंदर रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेम प्रोड्यूस हो जाती है,
ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट उतनी ही इनसाइड रहती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो कैंसिल हो गई, जीरो हो जाती है, ठीक है। वो पहले ही हमने गॉस थ्योरम से प्रूव किया था, कैपेसिटर में भी प्रूव कर लिया। बट अगर डायरेक्ट्रिक को रखें एक्सटर्नल फील्ड में तो डायरेक्ट्रिक के अंदर वैल्यू बराबर प्रोड्यूस नहीं होती, कुछ वैल्यू रह जाती है। सो हम कह सकते हैं अंदर वैल्यू कम हो जाती है, कम जरूर हो जाती है पर बराबर नहीं होती। सो दिस इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ना तो वो ई नॉट रहती है अंदर, ना वो ईपी रहती है, दोनों का डिफरेंस करके जो बच जाता है वो अंदर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रिड्यूस्ड वैल्यू होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ती है कैपेसिटर की, ठीक है बेटा। तो पढ़िए भाई, अच्छे से करिए बेसिक्स को। तो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे अब हम हमारे नए चैप्टर कैपेसिटर की तरफ। उसमें से आधा तो कंसेप्ट आपको पहले ही समझ में आ चुका होगा, बस हम पढ़ना क्या है, हमें एक डिवाइस पढ़ना है कैपेसिटर, ठीक है। तो उसमें यूज हो रहा है, पहले से हमने बहुत कर लिया, ठीक है। सो टिल देन गुड लक, बी सेफ, एंजॉय योर डेज, थैंक यू।